चलो देखो बेटा, सो यहाँ पे देखो बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट चार्ज के लिए बात करें अपन, तो मैं बोल रहा हूँ बेटा कहीं भी इससे सेम दूरी पे, आप खुद बताओ पोटेंशियल क्या होता है पॉइंट चार्ज की वजह से, कि के क्यू अपॉन आर। तो हम उस पॉइंट चार्ज से बेटा दूर कोई भी पॉइंट ले लो, आप इस पॉइंट चार्ज से दूर हम कोई सा भी पॉइंट ले ले, कुछ भी डिस्टेंस फिक्स कर दो आर, तो उस डिस्टेंस पे चाहे इधर वो पॉइंट हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो। अब ये 3D होता है बेटा एक्चुअल में, क्योंकि पॉइंट चार्ज से प्लेन के बाहर भी आर पे वही चीज होगी, मतलब इधर परपेंडिकुलर आर पे भी। सो एक स्फेरिकल सरफेस बनती है। सिमिलरली दूसरी, कहीं भी किसी भी सेम दूरी पे पॉइंट्स को मिला लो तो वो दूसरी पोटेंशियल सरफेस बन जाएगी। यहाँ पे बीच में बनाना चाहो वहां बन जाएगी, मतलब कोई भी फिक्स डिस्टेंस पे इसकी पोटेंशियल सरफेस जो होगी वो स्फेरिकल होगी। मतलब यहाँ बनाना चाहूँ तो एक और स्फीयर ऐसे मैं बना सकता हूँ उतनी रेडियस का, लाइक दैट। तो ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेज बनती है। तो अब इसमें पूछो क्या पूछना है हमें। सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर से पैरेलल जाएगी ना? कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल नहीं जाती, यही तो समझने की बात है, ध्यान से समझोगे बेटा कि ये जो सरफेस है यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो वो परपेंडिकुलर ही गिरती है। आपका जो भी पॉइंट चार्ज है जैसे उसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो हमारा रहता है वो एक्चुअल में परपेंडिकुलर टाइप से होगा यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो कैसे, एक बार समझने की कोशिश करते हैं बेटा, ध्यान से देखना। ये जो स्फेयर टाइप से समझो, तो इस पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से मुझे बताओ इस पॉइंट पे देखूं मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? क्या ऐसे होगा बाहर जाता हुआ इसकी रेडियस को ज्वाइन करती हुई लाइन? और यही तो क्या एरिया वेक्टर की या नॉर्मल की डायरेक्शन भी होती है हर एक पॉइंट पे। यस सर। हाँ, तो इसलिए ये हमेशा परपेंडिकुलर ही है इस पे। तो इस तरह से बेटा ध्यान में रखने की बात है। क्लियर? यस सर। चलो, तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला याद रखें, हम बेसिक बेसिक चीजें याद रखें तो हमारे लिए आसान रहेगा, टफ नहीं होता है। आप बेसिक बेसिक बातें ध्यान रखोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी इजी फॉर अस, और हम आसानी से उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो ये एक छोटी सी चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है और आपको कंसीडर करनी है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो, कहाँ पे थे हम? थोड़ा इक्विपोटेंशियल सरफेसेज की बात कर ली हमने। अब एक छोटा सा पॉइंट आता है जहां पे हमें देखना है कि यदि पोटेंशियल दिया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाले। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालना तो सीख लिया, बट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पोटेंशियल, यदि हमें पोटेंशियल दिया हुआ है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाले, हमें ये सीखना है अब, ठीक है? चलो बेटा ध्यान से देखो, हम कुछ पॉइंट्स डिफाइन करते हैं, अच्छे से समझना इस बात को। मान लो कि हमारे पास में यहां दो पॉइंट्स है, ऐसे दो पॉइंट्स है, ठीक है? तो मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो मेरे पास में किसी रीजन में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ a charge q is moved through a potential difference मान लो बेटा किसी चार्ज q को हम पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को हम dv बोल रहे हैं। इफ अ चार्ज q is moved through a potential difference dv, then, ठीक है, moves through a potential difference dv over the length dl। मान लो कि हमने ऐसा किया कि किसी चार्ज q को हम dl लेंथ पर मूव कर रहे हैं dv पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। देन बेटा यदि मैं बात करता हूं, आप बताओ वर्क डन क्या हो जाएगा। सिंपल सी बात समझना, हम पुराना फॉर्मूला देख चुके, मैं एक बार रिपीट करने के लिए यहां सिखा देता हूं, ध्यान से समझना।
दैट जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल को हम लिखते हैं किसी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक किसी लेंथ पर जाने के लिए क्या, वर्क डन अपॉन क्यू, Yes, sir. नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन क्यू, यही लिखा जाता है। तो क्या मैं वर्क sir. डन, इसको बेटा हम डीवी बोलूं इसको, और वर्क डन को मैं डीडब्ल्यू बोल दूं और इसको क्यू ही बोलूं, तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं माइनस डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू डीवी? जस्ट सोचो Yes. एक बार के लिए, लिखा जा सकता है। तो हम क्या Yes, बोलते sir. हैं बेटा, देन वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स dw कैन बी रिटर्न एज माइनस क्यू डीवी। ये हमने कर लिया कि dw को लिख दिया यहां से इस तरह से। अच्छा बेटा ध्यान से देखो, वर्क डन को कैसे लिख सकता हूं, आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, फोर्स क्यू चार्ज है, तो वर्क डन को एक और तरीके से लिख सकते हैं। क्या मैं लिख सकता हूं एफ डॉट डीएल? सोचो जरा, Yes, sir. ये तो वर्क डन का जनरल फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। Yes, sir. Force to displacement. ठीक है बेटा, तो फोर्स को क्या लिख सकता हूं, क्यू इंटू ई। अच्छा ये डीएल और ये डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा, तो इसको ढंग से लिखें हम तो डीएल कोस थीटा, मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू डीवी। देखो बेटा क्यू से क्यू कट गया, यहां से ढंग से देखोगे तो ई की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास में माइनस डीवी अपॉन डीएल कोस थीटा। यहां तक समझ में आता है क्या, बताओ एक बार, 1 मिनट पॉज लो, सोचो देखो कि कोई स्टेप मुझे दोबारा रिपीट करनी है क्या। वापस देखें, हमने पहले वर्क डन लिखा बेटा फॉर्मूले से, वर्क डन को मैं लिख सकता हूं एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स को क्यू ई लिख सकते हैं, और यहां से फिर हमने फाइंड कर लिया। तो यहां तक बेटू कोई भी दिक्कत है तो बताएं मुझे। सर आपने फोर्स को सर क्यू क्यों लिखा? बेटा किसी चार्ज क्यू पे कितना फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि अरे हाँ इलेक्ट्रिक सर, फील्ड क्या yes, होता sir. है, क्यू अपॉन सॉरी एफ अपॉन क्यू ना, तो फोर्स क्या हो Yes, जाएगा, sir. क्यू इंटू ई, ऐसे लिख दिया। तो बेटा ये छोटा सा पोर्शन आ गया, तो यहां से हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है दैट इज डीवी बाई डीएल टाइम्स अपॉन कोस थीटा। बेटा ध्यान से समझो, ये जो डीवी बाई डीएल है ना, एक जो टर्म है डीवी बाई डीएल, इसको हम कुछ नया नाम देंगे, बट अभी के लिए पहले इसको समझो। बेटा यहां पे जो डिक्रीमेंट है डीवी बाई डीएल जो होता है हियर, डीवी बाई डीएल रिप्रेजेंट्स, ये क्या लिख दिया मैंने, हाँ सही है, रिप्रेजेंट्स चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल विद लेंथ, चेंज इन पोटेंशियल विद लेंथ। तो एक जनरल कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना, कभी भी हम किसी क्वांटिटी को लिखते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूं, dt अपॉन dx, जब मैं ये लिख दूं तो ऊपर वाली चीज है बेटा टेम्परेचर और नीचे वाली चीज है लेंथ, x लेंथ की बात चल रही है, तो इस क्वांटिटी को बोला जाता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बोला जाता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। मतलब कोई भी क्वांटिटी जो लेंथ के साथ बदलती है तो उसको ग्रेडियंट नाम दिया जाता है। तो उसी तरह जैसे कि आपने जैसे 11th में टॉपिक पढ़ा नहीं था बेटा, बट डीवी बाई डी एक्स, जहां v क्या है, वेलोसिटी, तो मैं इसको कैपिटल वी ऐसे बना देता हूं, वेलोसिटी लेट से, या वी नॉट लिख देता हूं, जहां ये होती है बेटा वेलोसिटी और ये होती है अगेन लेंथ हो गई, तो इसको क्या नाम दूंगा, देखिए पता चला तो बताओ, Velocity gradient. वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इसको बेटा नाम देंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो उसी तरह यहां पे देखो क्या है, ये ऊपर पोटेंशियल लिखा हुआ है, Potential gradient. नीचे लेंथ लिखी हुई है, तो रिप्रेजेंट चेंज इन पोटेंशियल विद लेंथ, एंड दिस क्वांटिटी विद टर्म एज डीवी बाई डीएल, जो होता है बेटा डीवी बाई डीएल को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये एक टर्मिनोलॉजी है, ये एक नामकरण है जो जनरल फॉलो किया जाता है, ये हमें ध्यान में रखना है बेटा। अब ध्यान से देखो, यहां पे बेटा एक छोटा सा काम करते हैं, एक बात बताओ मुझे कि
ये चीज मुझे मैक्सिमम चाहिए एक्चुअल में। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मुझे, ऐसा समझो कि मुझे मैक्सिमम या इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम चाहिए, तो क्या cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रख दूं यहाँ? Yes, sir. Yes, या sir. ऐसे समझ लो कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखना ढंग से, dv बाई डी एल इज इक्वल टू माइनस ई कोस थीटा, एंड आई वॉन्ट dv बाई डी एल टू बी मैक्सिमम। ध्यान से समझना। तो यहां से बेटा मैं यहां ये लिखा हुआ, और यहां पे देखना मैं क्या लिख रहा हूं, dv बाई डी एल जो मैक्सिमम होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस का ई। ऐसा कैसे बोल सकता हूं मैं? Cos theta की वैल्यू 0 cos होती थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा 1। cos थीटा मैक्सिमम कितना होता है? है 1 cos 0. ये थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो मेरे ख्याल से पता होगा सबको, बेसिक्स है कि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है जो 90 या उसके मल्टीपल पे आती है। सो यहाँ से dv बाई डी एल की मैक्सिमम वैल्यू को बेटा हम माइनस ई बोल देते हैं, और यही से हम चाहे तो ई कैन बी रिटर्न एज माइनस dv बाई डी एल। इसको बेटा हमें ध्यान में रखना है, जहां हम ये अप्रोक्सीमेशन हमेशा लेके चलते हैं, दिस इज ऑलवेज वैलिड फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस तरह से इसको बोला जाता है। और यहां से बेटा हमने बोला dv बाई डी एल को क्या बोला, पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो फर्दर ऑन सिंप्लीफाइंग दिस वी से दैट E इज नथिंग बट वी कॉल इट माइनस ऑफ ग्रेडियंट v। इसका मतलब क्या हुआ, देर इज अ डिफरेंट फंक्शन ग्रेडियंट। ये होता क्या है ये अब सीखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। GRADV, दिस इज ग्रेडियंट ऑफ V, वेयर V इज द पोटेंशियल। ध्यान से समझो, वापस रिपीट करता हूं। वैसे क्या ये सब राम कथा काम आएगी, वेरी लेस यूजफुल। काम की चीज क्या है वो थोड़ी देर में आएगी, बट अपना काम बनता है बताने का, इसलिए बता रहा हूं। सिंपल वर्क का फॉर्मूला लिखा, निकाला, यहां से हमने डी बाई डी एल। अब हम डी बाई डी एल की मैक्सिमम की बात करते हैं बेटा, क्योंकि cos थीटा कंसीडरेशन करके भी कैन नॉट फाइंड द पोटेंशियल। एक जनरलाइजेशन लिया जाता है कि हम मैक्सिमम को फॉलो करते हैं। यहां से जहां पे cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई, सो यहां से e की वैल्यू आ गई माइनस डीवी बाई डी एल, और फिर यहां से सिंस मैंने बता ही दिया बेटा डीवी बाई डी एल को पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाता है, तो ग्रेडियंट v लिख सकते हैं इसको, वह ग्रेडियंट, और v जो हमने लिखा है यहाँ पे इसका मतलब होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट ही समझो। तो ये बात समझ आ रही है हमें? यस, नो? यस यस सर। सर। चलो तो जल्दी से बेटू लिखो इसे फटाफट से, क्विकली राइट दिस डाउन, देन फिर आगे बढ़ते हैं। चिंता मत करो, इस दिखने में भयावह दिखता है, एक बार एक एक्सप्रेशन निकाल देंगे फिर बहुत आसान लगेगा ये सर ये कैसे डेरिवेशन सर निकालना है। मेन है क्या? नहीं, इतना खास नहीं है बेटा, लेस प्रायोरिटी पे है, बट इसका आना चाहिए, क्वेश्चन करना जो सीखेंगे अब जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में। 3-4 लाइन और है, फिर हम इसका एक्सप्रेशन बना देंगे एक। यस सर। पेपर टफ आना होता है तब आता है ये, है ना, लेस प्रायोरिटी। डेरिवेशन, बाकी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आगे बता दूंगा। दिस विल ओनली बी आज जब पेपर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से और कुछ पूछने का मन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो बहुत कुछ है और पूछने को। ये तभी आएगा जब पेपर को काफ़ी टफ करना होगा। सर सर हमारा कोर्स कम होगा क्या? कुछ पता नहीं बेटा, अभी तो क्या बोले होना कब तो होगा चाहिए ये। सर। बेटा अभी तो जो है नॉर्मल उसके हिसाब से पढ़ो, जब होगा तब देखेंगे क्या रहेगा क्या नहीं। वैसे भी एक बार तो मैं सब कुछ ही पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। तो एक बार कंप्लीशन पे तो अपन लगभग सब कुछ ही पढ़ेंगे, और जो कोर्स हटेगा यदि, तो उसमें से कोई बहुत टफ टॉपिक होगा दैट ओनली वी विल ओमिट। वो फिर भी चलो छोड़ सकते हैं कि हटा दिया उसे तो ठीक है, ज़्यादा काम का नहीं है, टफ है तो वी कैन ओमिट, बाकी सब कुछ पढ़ेंगे मान लो अभी तो। सर पूरे चैप्टर थोड़ी करते सर, थोड़े सर कुछ कुछ टॉपिक करते हैं पोर्शन, ना। हाँ कुछ कुछ टॉपिक्स हटते हैं। केमिस्ट्री में हटेंगे चैप्टर्स। सर ऑर्गेनिक में से हटने चाहिए। हाँ, केमिस्ट्री में चैप्टर का चैप्टर ही हटेगा, चिंता मत करो। तो लेट्स सी क्या रहता है।
जल्दी जल्दी लिख लो बेटा। written. चलो देखो बेटा, Are done. मुझे बेटा एक टॉपिक काम आएगा भी, बट वो बताएंगे। तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख सकता हूं नेगेटिव ऑफ ग्रेड वी। तो बेटा यहाँ पे जो ग्रेड होता है ना, ऑपरेटर होता है, जो आप डिटेल में एक्चुअल में जो ग्रेडियंट ऑपरेटर है वो हायर क्लासेज में सीखते हैं हम, यदि मैकेनिकल या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या मान लो हम रिलेटेड टू साइंसेज स्टडी करते हैं। इंजीनियरिंग में भी आएगा बट कम फील्ड में आता है वहां पे। मैकेनिकल जैसे हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा आएगा, बाकी प्रॉपर साइंस स्टडी करोगे तो आ जाएगा अपने फिजिक्स से रिलेटेड और इन सब में, जैसे है ना। तो ग्रेडियंट है क्या, देखो ये एक ऑपरेटर डिफाइंड है बेटा। आंसर तो ये हो गया, बट अभी हमें ग्रेडियंट सीखना है। सो ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज जो है, ठीक है, पहले मैं इसको एक और लाइन लिख देता हूं, इसका सिंबल बता देता हूं, माइनस डेल वी। इस तरह से डिफाइन किया जाता है इसको, मतलब इसको नाम दे दो अपने, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑपरेटर को इस तरह से हम डिफाइन कर देते हैं। अब ग्रेड वी होता क्या है, देखो ग्रेड वी इज नथिंग बट, इसको हम लिखते हैं ग्रेड, किसी का भी ग्रेड लिखना है बेटा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ग्रेड, डेल अपॉन डेल एक्स आई केप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे केप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के केप। और यहां पे ये वेक्टर आ गया थोड़ा सा, और सिचुएशन थोड़ी गंभीर हो जाएगी, बट इट्स फाइन, आसान है बहुत। तो बेटा ग्रेड आता है डेल बाई डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। जहां पे इनका मतलब क्या है समझते हैं हम। डेल अपॉन डेल एक्स को हम इस तरह से पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन, सॉरी, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरह डेल अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, Partial differentiation with विद respect to रेस्पेक्ट y. टू वाई। अब ये टर्म थोड़ी सी नई है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल क्या मतलब है इसका, सर डिफरेंशिएशन तो थोड़ा बहुत फिर भी सुना है, बट ये पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, ये देखते हैं। बेटा डिफरेंशिएशन में हमें कुछ नहीं चाहिए, क्लास 11th का जो चीज चाहिए वो बिल्कुल थोड़ा सा चाहिए। वो क्या चाहिए हमें, देख लो, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जो होता है वो होता है 0, और डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n जो होता है बेटा, मतलब किसी की भी पावर है
तो पावर को आगे ले लेते हैं और उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। बस ये 2 फॉर्मूले चाहिए हमें, चल जाएगा काम। क्या बात समझ आ रही है? यस सर। कांस्टेंट का 0 और इसका ये होता है। तो आओ शुरू करते हैं बेटा। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा समझो बेटा। पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स का मतलब होता है एवरीथिंग अदर देन एक्स इज कांस्टेंट। एवरीथिंग अदर देन एक्स क्या मानते हैं हम? कांस्टेंट। तो उन सबको कांस्टेंट मानते हैं। इसी तरह पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y का मतलब क्या हो गया? एवरीथिंग अदर देन y इज कांस्टेंट। और इसी तरह पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z का क्या मतलब क्या हो गया? एवरीथिंग अदर देन z इज कांस्टेंट। तो ये तो मतलब हुआ इसका। अब बेटा इन सबको, इस ग्रेड को यहां पे जब सब्सटीट्यूट कर देता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेक्टर फॉर्म में आ जाता है माइनस ऑफ डेल बाई डेल एक्स वी आई केप प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे केप प्लस डेल वी बाई डेल जेड के केप। सो दिस बिकम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला जो हमारे काम आना है या जिसको हमें फॉलो करना है। मतलब पूरी कहानी इसके लिए थी, ये तो समझाने के लिए था बेटा कि क्या होता है, बाकी पूरी कहानी इसी के लिए थी कि ये बना के आ जाए। अब क्वेश्चन कैसा आता है देखो ढंग से। ये तो हुआ हमारा फॉर्मूला बनाना या फॉर्मूला जो याद रखना है हमें। क्वेश्चन किस तरह से आएगा? बहुत बेसिक तरीके से क्वेश्चन आता है बेटा इसका, और वो तुम्हें एक बार समझ आ जाएगा तो सब कर पाओगे, उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। एक बार रुक जाओ बेटा, मैं क्वेश्चन बताता हूँ पहले ताकि तुम्हें थोड़ा फील आएगी हाँ कैसे करते हैं। देखना इसके बाद बेटा मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मान लो आपका v का जो फंक्शन है बेटा, v दे दिया आपको v इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, मान लो ऐसा दे दिया बेटा, और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, मान लो पॉइंट दे दिया बेटा 1,1,1। तो ये 1,1,1 क्या हो गए? एक्स वाई और जेड की वैल्यू जरूरत पड़ती है बेटा, एक्स वाई और जेड की वैल्यू जो की है ना, बट वो ई के एक्सप्रेशन में रखनी है। तो आओ शुरू करते हैं। तो बेटा हमें ये तीनों चीजें चाहिए उसके लिए, तो v ये है। तो आओ शुरुआत करते हैं, v को डिफरेंशिएट करते हैं। पहले डेल v बाई डेल एक्स निकाल लेते हैं। तो डेल v बाई डेल एक्स का मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू x, और x के अलावा सब कांस्टेंट है। तो बेटा इसको देखो, क्या y कांस्टेंट हो गया? यस सर। और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1, तो इंटू 1 प्लस यहां पे क्या x दिख रहा है? नहीं, तो पूरा का पूरा कांस्टेंट, पूरे के पूरे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहां पे क्या x दिख रहा है? यस सर। तो z ऐसा का ऐसा ही कांस्टेंट होता है, वो ऐसा कैसा रख देता है, और x का डिफरेंशिएशन 1। तो आंसर आया बेटा डेल v बाई डेल एक्स का y प्लस जेड। वापस रिपीट कर रहा हूं, दोबारा देखना। डेल v अपॉन डेल y कर रहा हूं जैसे। तो अब के बार बताओ, पहला वाला देखो, इसमें y के अलावा सब कांस्टेंट, तो x को तो ऐसा कैसा रख दो बेटा, y का डिफरेंशिएशन करो 1 प्लस y के अलावा कांस्टेंट, तो z को ऐसा कैसा रखो z into 1, और यहां पे तो y है ही नहीं, तो पूरा का पूरा कांस्टेंट 0। इसी तरह बेटा डेल v बाई डेल z कर लो। तो डेल v बाई डेल z, इसमें z है ही नहीं तो कांस्टेंट 0, प्लस यहाँ पे z है, y ऐसा का ऐसा तो आएगा y, प्लस यहाँ पे भी z आएगा x। तो हमारे पास में तीनों फैक्टर्स आ गए, फॉर्मूले में रख दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया देखो ढंग से, माइनस ऑफ, पहला फैक्टर आया बेटा y प्लस जेड आई के, इस माइनस को मल्टीप्लाई कर रहा हूं सब जगह, माइनस ऑफ x प्लस जेड जे केप, और माइनस ऑफ y प्लस एक्स के केप। एक्स वाई जेड की तुम्हें वैल्यू दी हुई है 1,1,1 रख दो यहाँ पे। तो देखोगे तो आंसर आ जाएगा -2i केप -2j केप -2k केप। सो दिस इज द फाइनल आंसर। लेट मी रिपीट अगेन। बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन बहुत आसान होता है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन से भी आसान होता है।
क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीजें तो कांस्टेंट ही हो जाती है। बात समझ में आ रही है? तो यस कुछ सर। नहीं करना। x, तो x को रख लिया, y कांस्टेंट की तरह मान लो। तो इस इक्वेशन में x के अलावा सब कांस्टेंट मान के कर दो। y के कर रहे हो तो y के अलावा सब कांस्टेंट मान के करो। z का कर रहे हो तो z के अलावा सब कांस्टेंट मान के करो। तो एक बार क्विकली बेटा इसे नोट डाउन करो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। तो जल्दी से नोट करो इसे। सर मतलब इन पॉइंट से सर वो निकल के सर इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ, इन इस पॉइंट से। बिल्कुल इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पोटेंशियल, यदि ऐसा कुछ है तो। ओके सर। बेटा काम की चीज अभी के लिए हमारे लिए ये है, यू फोकस फर्स्ट ऑन दिस, जो थोड़ी थोड़ी सी अजीब या थोड़ा सा टफ पड़ता है पोर्शन, दैट यू कीप ऑन सेकंड प्रायोरिटी फॉर द टाइम बीइंग। पहले हम जो मेन काम का है वो कंप्लीट करने की कोशिश करें। डन बेटा। सर एक मिनट बस। सर डन। सर डन।
चलिए बेटा क्वेश्चन करते हैं। बेटा सबने लिख लिया था और बच्चों ने भी? Yes, sir. चलिए क्वेश्चन करते हैं बेटा। एक आपको दिया गया है v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपको फाइंड करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी टर्म्स में क्या होगा, एंड एट अ पॉइंट 1, 2, 3। बहुत सिंपल और बहुत सीधा सा क्वेश्चन दिया है। कई बच्चे तो ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट्स द आंसर? So minus 2 I cap minus 4 J cap minus 6 K cap. सर -3 आई कैप -4 जे कैप और सर -5 सर के कैप आ रहा है। 5 कैसे आएगा बेटा? 3 से मल्टीप्लाई करना है, कुछ गड़बड़ कर दी होगी। तो स्टार्टिंग वाला भी 3 नहीं आएगा, 2 हाँ सर आएगा ना। 6 के कैप, सर मैंने प्लस कर दिया था। 2 आएगा बेटा, बिल्कुल सिंपल है। देखो आप क्या करो, पहले आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स आई के प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे के प्लस डेल वी बाई डेल जेड के। तो कुल मिला के तीनों निकालने हैं। तो v आपको दिया हुआ है, पहले मैं फाइंड करूंगा डेल v बाई डेल एक्स। तो बेटा x के अलावा सब कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ? 2x प्लस वाई स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है y तो 0, और यहां भी x का कोई चीज नहीं है तो x है ही नहीं, तो दिमाग लगाने नहीं, 0। इसी तरह बेटा जब डेल v बाई डेल y निकालोगे तो 0 प्लस 2y प्लस 0। इसी तरह जब डेल v बाई डेल जेड निकालेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 2z। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया माइनस का 2x आई केप माइनस का 2y जे केप माइनस का 2z के केप। तो पहले तो ये आ गया, पॉइंट्स रख दो, तो आंसर आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का -2i केप -4j केप और -6k केप। बेटा आसान है, थोड़ा सा भी यदि ढंग से सोचोगे तो इट्स इजी, इट्स नॉट टफ, इवन इजियर देन द डिफरेंशिएशन। नॉर्मल डिफरेंशिएशन में तो फिर भी पूरा करना पड़ता है, इसमें तो टुकड़े टुकड़े करने पड़ते हैं। यस सर। आ रहा है समझ में? यस सर। और बच्चे, काफी सारे बच्चे तो बोलते ही नहीं, बस एक दो बच्चे ही बोलने का वो ले रखा है। हमेशा समझाता हूँ फिर भी नहीं बोलते हो। क्या हम ये समझ पा रहे हैं? चलो यस सर। तो बेटा नॉर्मल सी चीज है, सिंपल सिंपल, आपको थोड़ा बस दिमाग लगाना है। इसका मतलब पता होना चाहिए बस, कि इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन करो बट पार्शियली, मतलब x के अलावा बाकी सब चीजों को कांस्टेंट मान लेते हैं। नॉर्मल डिफरेंशिएशन सबको बेटा बेसिक आइडिया है और कोई टफ नहीं आता है, मतलब ऐसा कुछ एक्सप्रेशन नहीं आएगा कि जो मतलब इसमें कुछ और बहुत हाईवी टेक चीजें घुस गई। इवन इतना भी करवाना बहुत बड़ी बात होती है नॉर्मली। तो ये सिंपल सिंपल सी चीजें आती है जो आपको ध्यान में रख के सॉल्व करना होता है। अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, ठीक है।
तो ध्यान रखना बेटा इसको। बढ़े आगे? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को। बेटा आप सबको पता है, हमने पोटेंशियल एनर्जी में पहले ही बता चुका हूं बेसिक्स, उसके बारे में सारी डिटेल है ना। बट एक छोटा सा पोर्शन एक बार देखना सभी बच्चे, ठीक है बेटा। पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, सो व्हाट इज द डेफिनेशन? यदि मैथमेटिकल डेफिनेशन बात करूं तो किसी को रिमेंबर हो तो बताओ। डेल्टा यू इक्वल टू minus of work done, वर्क डन बाई electric field. Oh, कंजर्वेटिव फोर्स, यदि जैसे बेटा बोले तो हम, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिखूं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जब बात करेंगे तो आपके पास में मैं लिख सकता हूं डेल्टा यू, इलेक्ट्रिक जहां होगी माइनस ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये हमें पता है। और या इसी को अदर टर्म्स में लिखूं तो आई कैन राइट वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि नेगेटिव जो इलेक्ट्रिक फोर्स का होता है वो इन दोनों में नेगेटिव पॉजिटिव का रिश्ता होता है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बढ़िया है बेटा, यहां तक सब समझ आया? पुराना Yes, बता sir. चुका हूं मैं बेटा। इस प्रोसेस में हमारे पास एक सिंपल एक चीज आती है जिसको सबसे पहले हम सीखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, कि दो चार्ज के सिस्टम को बनाने में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी। ठीक है बेटा, ये हमें सीखना है, दो चार्ज के सिस्टम के लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। गुड, तो आइए शुरू करते हैं हम। मान लो बेटा कि किसी सिस्टम को बनाया मैंने चार्ज के, एक जगह मैंने Q1 चार्ज रखा और फिर उससे कुछ दूरी पे मैंने Q2 चार्ज को लाके रखा। मान लो दोनों के बीच की दूरी R है। तो ये जो सिस्टम हमने बनाया, इस सिस्टम को बनाने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो गया, कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा, वो हमें निकालना है। तो बेटा एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इस सिस्टम की एनर्जी कितनी है और वो किसके बराबर होगी, कितना वर्क किया इस सिस्टम को बनाने में। मेरी बात समझ रहे हो? तो हम सिंपली बोलते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बाय एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट इन फॉर्मिंग द सिस्टम, इन फॉर्मेशन ऑफ सिस्टम। ये हमेशा वैलिड होती है बेटा ये चीज, कि कभी भी हमें पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम की निकालनी है तो उससे सिस्टम को बनाने में कितना वर्क करना पड़ा एक्सटर्नल फोर्स ने, उन सब वर्क्स को टोटल वर्क निकाल लो तो हमें पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। पहले तो ये ध्यान में समझो बेटा, ये डिफाइन किया है अभी तक हमने कुछ किया नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ किसी भी सिस्टम, चाहे दो चार्ज का सिस्टम हो, चाहे तीन का हो, चाहे चार का हो, तो उसके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन फॉर्मेशन ऑफ दैट सिस्टम। क्या यहां तक क्लियर हुआ बेटा बात? सर मतलब सर उसको बनाने में जितनी एनर्जी लगी वो पोटेंशियल इसको एनर्जी है। बनाने में जितना वर्क करना पड़ेगा सिस्टम को, Yes, sir. उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं उस सिस्टम की। तो बेटा Okay, ध्यान से sir. समझते हैं हम कि कैसे निकाले इसको। अच्छा एक और बात, यहाँ पे एक और चीज लिखी देता हूं बिटू, क्योंकि वो हमें काम आएगी अल्टीमेटली। यहाँ पे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है नेगेटिव, क्या इसको मैं या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स को Q इंटू वी लिख सकता हूं क्या, वेयर V इज द पोटेंशियल? सोचो और आंसर करो, देखें।
Yes, sir. अरे पोटेंशियल की डेफिनेशन यही तो होती थी, V इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन Q। Yes, sir. तो इसको Q भी लिख सकता हूं। चलिए अब बेटा सबसे पहले सिस्टम को बनाने में वर्क कितना करना पड़ेगा देखते हैं। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा, इस सिस्टम को बनाना है तो भाई तुम्हें दो चार्ज को r दूरी पे लाके फिक्स करना है, तो क्या पहले कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। तो मान लिया लेट फर्स्ट वी आर ब्रिंगिंग चार्ज Q1 एट पॉइंट A। हमने चार्ज Q1 को A पॉइंट पे लेके आया, इस सिस्टम को बना रहे थे हम बेटा। अच्छा एक बात बताओ, चार्ज Q1 को A पॉइंट पे लाने में कुछ भी वर्क करना पड़ा क्या? सोच के देखो। Yes, sir. नहीं, ध्यान No, दो sir. बेटा, No, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कुछ नहीं है। वर्क Yes, डन sir. इन दिस प्रोसेस, Yeah. work done in this process we are calling it W1, this is actually equal to 0। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बेटा जब Q1 को पहले लेके आ रहा हूं तो Q2 या कोई भी चार्ज आसपास मौजूद नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क ही नहीं होगा। जब फोर्स ही नहीं है तो Q1 पे किसी का फोर्स ही नहीं है, तो हम क्या सर बोलते हैं बेटा? इन्फिनिटी से सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं बेटा, आसपास कोई है नहीं, हम इस सिस्टम की केवल बात कर रहे हैं, तो इस सिस्टम की ओके ही सर। चार्ज अफेक्ट करेंगे हमें बनाने में। तो हम क्या बोलते हैं, पहले कोई नहीं था सिस्टम में, तो Q1 अकेला जब आएगा तो उसको कोई अफेक्ट ही नहीं करेगा। तो हम क्या बोलते हैं, सिंस नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर। अब ध्यान से देखना बेटा, नाउ वी ब्रिंग Q2 at point B, point B। So work done in this process, work done in this process, क्या मैं इस वर्क डन को बोल रहा हूं W2। अब के बार बताओ वर्क करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर करना पड़ेगा। 100% करना पड़ेगा। और वर्क डन इस पॉइंट पर लाने में मुझे कितना करना पड़ेगा ये निकालना है, तो बहुत सिंपल फॉर्मूला मेरे पास में है, Q इंटू वी। तो बेटा चार्ज कितना आया लाए हम, Q2, Q. और पोटेंशियल कितना है बताओ इस पॉइंट पे? क्या पहले से कोई चार्ज मौजूद था वहां? तो इसकी वजह से पोटेंशियल लगेगा। तो बताओ कितना पोटेंशियल है यहाँ पे? तो पहले तो मैं फॉर्मूला लिख दूं, Q इंटू पोटेंशियल ड्यू टू Q1। तो बताओ पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है किसी चार्ज से r दूरी पे? KQ by R. Q1 बाई R। Q1 चार्ज है तो KQ1 लिख दिया। तो बेटा W2 की वैल्यू कितनी आई? KQ1 Q2 बाई R। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, जिसे हम बोल सकते हैं बेटा U, दिस विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2 दैट इज इक्वल टू 0 प्लस KQ1 Q2 बाई R। एंड आंसर आया KQ1 Q2 बाई R। मैं वापस रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो बेटा। किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट। बेटा इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स या एजेंट इन फॉर्मेशन ऑफ सिस्टम। तो हम बोलते हैं पहले कोई भी नहीं था, हम स्क्रैच से कोई चीज बना रहे हैं बेटा। तो मैं Q1 को A पॉइंट पे लेके आया, आसपास कोई नहीं था, तो इस पे कोई फोर्स लगाने वाला नहीं था, तो वर्क डन हुआ 0। अब बट जब Q2 को मैं लेके आया इस पॉइंट पे, तो इस पे फोर्स लगाने वाला मौजूद था Q1 ऑलरेडी इस सिस्टम में, तो अब के बार वर्क डन होगा Q2 इंटू वी। अच्छा V कौन लगा रहा है इस पे? Q1 यहाँ पे मौजूद है तो Q1 लगाएगा, तो फोर्स वर्क का डन हो गया Q2 इंटू KQ1 Q बाई R, और दोनों को ऐड कर दिया, हमारे पास में आंसर आ गया। क्या आसान है इसका डेरिवेशन? यस सर। मेरे ख्याल से बेटा दो लाइन याद रखने की जरूरत है, सिंपल, कि पहले Q1 को लाए फिर Q2 को लाए और इसको सॉल्व कर लिया बेटा। बहुत बेसिक्स है, सिंपल, बहुत सिंपल तरीका है, और ये फॉर्मूला आपसे याद ही रखेंगे हम। तो जल्दी से लिखो और फिर इस फॉर्मूले पे और बातें करते हैं हम।
सर ऊपर का भी लिखेगा सर जो आपने लिखा है रेड पेन से। ये बेटा मतलब पहले लिखवा चुका था मैं, रिवीजन के लिए लिखवाया, तो चाहो तो लिख लो उस पे जस्ट पास में, तुम्हें भी पता ओके सर। रहेगा। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था, बट कि हम यूज करेंगे इसको तो मैंने लिखवा दिया था। यस सर। डन। गुड। और बच्चे बेटा लिख लिया? Yes, sir. चलिए, अब देखो बेटा पहले कुछ बात करते हैं, फिर एक क्वेश्चन दूंगा आपको, फिर आप करना वो। बेटा हमने देखा कि कोई भी सिस्टम जिस जो कि ऐसा है दो चार्ज का, कि दोनों चार्ज की वैल्यू है मान लो Q1 Q2 और R दूरी है, तो हम आज से हमेशा फॉर्मूला ध्यान रखेंगे इनकी पोटेंशियल एनर्जी का, K Q1 Q2 बाई R। दिस विल ऑलवेज बी यूजफुल। अब ध्यान देने की कुछ बातें हैं बेटू। मान लो यदि Q1 Q2 दोनों ग्रेटर देन जीरो है, या Q1 एंड Q2 दोनों लेस देन जीरो है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन जीरो होगी। आ रही है बात समझ में? या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होनी चाहिए।
इन अदर केसेज, मतलब अदर केस का मतलब क्या हो गया, Q1 ग्रेटर देन 0 है, Q2 लेस देन 0, या फिर इसका उल्टा सर आपकी, अट्रैक्टिव फोर्स बन जाएगी ना फिर बीच में। हाँ आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, लेस देन 0। क्या बात समझ में आ रही है? सर क्योंकि सर वो दोनों को सर अट्रैक्ट कर लेंगे। बिल्कुल बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, पोटेंशियल एनर्जी लेग नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है। तो बहुत सिंपल सी बात है बेटू, ध्यान रखने की बात है, याद रखने की बात है। अब एक कॉमन चीज आती है जो तुम देखे कोशिश करो करने की। मैं एक सिस्टम बना रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, पूरा लेसे लिखना मत, शॉर्ट में करने की कोशिश करना तुम, फिर पूरा लिख के मैं करवाऊंगा। सिस्टम ऑफ 3 चार्ज, ठीक है बेटा? पहले मैं सिर्फ समझा रहा हूं, तुम थोड़ा सा शॉर्ट में इसको करने की कोशिश करना है कि तुम खुद से सोच पा रहे हो क्या। बेटा समझो कि 3 चार्ज है हमारे पास, ऐसे एक सिस्टम बनाया हमने 3 चार्ज का, जहां Q1 यहां रखा हुआ है, Q2 यहां रखा हुआ है और Q3 यहां रखा हुआ है। Q1 और Q2 के बीच की जो दूरी है वो है R12, 2 और 3 के बीच की जो दूरी है वो है R23, और Q3 और Q1 के बीच की दूरी है वो है R13। आपको इस सिस्टम को बनाने की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। क्वेश्चन समझ गए? पॉइंट्स मान लो, दिस पॉइंट इज पॉइंट नंबर ए, दिस पॉइंट इज पॉइंट नंबर बी एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट नंबर सी। मेरी बात समझ आई? तो ये यस सर। सिस्टम बनाने में कितनी, हिंट देता हूं। मान लो पहले Q1 को अकेले लेके आए तो वर्क 0 होगा, W1 बोल दो। फिर कहो Q2 को लेके आए तो कितना वर्क होगा लिखो, और फिर जब Q3 को लेके आओगे तो कितना वर्क होगा लिखो। ऐसा करके इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालने की कोशिश करो। फिर मैं दूंगा 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में आंसर आना चाहिए। पूरा डिटेल मत लिखो, पीछे साइड में, कहीं साइड में चाहे करके देख लो, एक तरफ पूरा फिर डिटेल में लिख लेना कि तुम क्विकली कर पा रहे हो क्या। ऐसे जहां डायग्राम बना रहे हो उसके नीचे थोड़ा सा करके देखो कि W1 कितना होगा, W2 कितना होगा, सोच के, एंड लेट्स सी इफ यू आर एबल टू डू इट। इंटरेस्टिंग है बेटा, बहुत इजीली मुझे लगता है कर लोगे। किसी का आंसर? Sir, K फिर into Q1 Q2 by R1 R12 plus K Q1 Q3 divide by R13 plus Q2 Q3 divide by R23। सही Yes है। sir, ये आ रहा है। सर मेरा भी ये है सर, मगर बोल नहीं रहा था, मुझे लगा सर गलत है। नहीं नहीं सही है बेटा। और बच्चे किसी का? बेटा देखो समझ आ गया तो आना चाहिए बेटू। देखो कैसे है। यस सर इनको एक साथ में लिख सकते हैं क्या? हाँ हाँ, नहीं बेटा अभी रुको तो सही। पहले कैसे बेटा, Q1 को लेके आए तो Q1 को लाने में वर्क होगा 0। 0।
अब जब Q2 को लेके आया तो बेटा Q2 पे वर्क फोर्स लगाने के लिए Q1 बैठा था पहले से, तो Q2 पे जो वर्क लिखा जाएगा वो W2 होगा बेटा Q2 मल्टीप्लाई बाई V ड्यू टू Q1, क्योंकि पोटेंशियल लगाने के लिए Q2 बैठा था, ये Q1 बैठा था, तो यहां से आ जाएगा बेटा K Q1 Q2 बाई R12। यस सर। अब जब Q3 को तुम लेके आओगे तो ध्यान दो, दो लोग ऑलरेडी बैठे हैं, तो अब के बार Q3 पे फोर्स लगाने के लिए दो लोग बैठे हैं, तो इसका वर्क लिखा जाएगा Q3 इंटू पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस Q3 इंटू पोटेंशियल ड्यू टू Q2। तो बेटा यहां से आ जाएगा K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस यहां से आ जाएगा K Q2 Q3 अपॉन R23। तीनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। यस सर। अरे बात समझ आई क्या? यस सर। बेटा देखो टफ चीज नहीं है, यदि और दो तीन बच्चे कर पा रहे तो ये आसान है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बेटू कैसे होता है। हमने फिर से वही बोलेंगे बेटा कि पहले तो क्या लिख सकते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन इन मेकिंग द सिस्टम, वर्क डन इन फॉर्मेशन ऑफ सिस्टम। ठीक है बेटा, तो यहां पे देखो मुझे पहले, अब मैं वो लाइन अब बेटा पूरी पूरी नहीं लिख रहा मैं, फर्स्ट ब्रिंग Q1 एट पॉइंट A, तो इसमें जो वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन W1 दिस इज 0। फिर हम बोलेंगे बेटा नाउ ब्रिंग Q2 एट B, तो इस प्रोसेस में जो W2 होगा दैट विल बी Q2 टाइम्स V ड्यू टू Q1, और यह आ जाएगा बेटा K Q1 Q2 बाई R12। इसी तरह बेटा नाउ ब्रिंग Q3 एट पॉइंट C, इसमें W3 होगा दैट विल बी इक्वल टू Q3 टाइम्स V ड्यू टू Q1 प्लस Q3 टाइम्स V ड्यू टू Q2। यहां हमने दोनों लिखने पड़ेंगे क्योंकि अब के बाद दोनों बेटा डिस्टर्ब करेंगे, तो बस ये आ जाएगा K Q1 Q3 अपॉन R13, और ये आ जाएगा K Q2 Q3 अपॉन R13, सॉरी R23। बस तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की हो जाएगी K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13। सो दिस इज द आंसर फॉर पोटेंशियल एनर्जी। यस सर। समझे क्या? यस सर। और बच्चे बेटा टफ तो नहीं लग रहा, आसान है? Yes, sir. चलो तो अब की बार बेटा ये करो, फिर मैं एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, इस बार एक न्यूमेरिकल दूंगा आपको, इस बार देखते हैं कर पाते हो क्या। यदि बेटा ये जितने बच्चों को समझ आया उनका अगला क्वेश्चन होना ही चाहिए, अब जो नेक्स्ट में न्यूमेरिकल दूंगा। अब न्यूमेरिकल में हमने इतना सब नहीं लिखना है, न्यूमेरिकल में हमें डायरेक्ट W1 W2 W3 W4 आए तो W4, 5 आए तो 5 को तुरंत काउंट करके फिर सोल्व कर देना है, डायरेक्ट U की वैल्यू लिखनी है फाइनल। ये सब रामायण नहीं लिखते वहां, ये तो डेरिवेशंस का पार्ट है बेटा, मतलब ये भी डेरिवेशन पूछा जाता है हमसे, है ना, तो इसको एज ए डेरिवेशन ध्यान रखते हैं। सिमिलरली ये भी डेरिवेशन है एक तरह से, ये भी आपसे पूछा जाता है।
डन बेटा। Yes, sir. वैसे तुमने सर खुद एक नहीं कर मिनट। लिया होगा बेटा, मैंने तो जस्ट रिपीट किया उसको। सेम प्रोसेस होती है बेटा, कितना ही दो, तुरंत तुमने तुरंत हो रफ जाता में है। किया था सर। हाँ हाँ कोई बात नहीं बेटा, लिख लो। सर डन। चलो बढ़िया, बढ़ू बेटा मैं आगे। यस सर। चलिए क्वेश्चन है अब आप सबके लिए, एग्जाम्पल। एक स्क्वायर है ऐसे, देखते हैं कितना फास्ट कर पाते हो। इसके चार कोनों पे चार चार्ज रखे हुए, क्यू वैल्यू, सबकी वैल्यू क्यू है ऐसा समझ लो, ठीक है। और साइड की स्क्वायर की एक के बराबर, दिमाग लगेगा ना। पहला पार्ट तो है बेटा फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालो। सेकंड पार्ट है इफ चार्ज आर मूव्ड in such a way that new system is a square of लेंथ a by 2। मतलब जो ये लेंथ है a, इसकी आधी है, मतलब चार्ज को बेटा इस तरह से शिफ्ट विफ्ट किया हमने, नया सिस्टम जो बना उसमें स्क्वायर की लेंथ a by 2 हो जाती है। सर मतलब उसका सर आधा स्क्वायर। हाँ, फाइंड वर्क डन इन दिस प्रोसेस। तो सेकंड पार्ट हो सकता है बेटा टफ पड़े। पहला काम करो तुम तो कि इनकी वर्क, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो पहले तो, ठीक है। और इसकी आ जाएगी तो फिर a बाई 2 वाले की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, वो तुरंत ही आ जाएगी सीधा, मतलब एग्जैक्ट सीधा होगा वो, विदाउट एनी चेंज। तो ये करके देखो पहले जरा जरा। बेटा अब तुम्हें बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट शॉर्ट से लिखो। दिमाग लगाओ, पहले के लिए कौन, फिर दूसरा लाओगे तो क्या होगा, फिर तीसरा लाओगे तो क्या होगा, और चौथा लाओगे तो क्या होगा। और फटाफट से टर्म्स लिखो जल्दी जल्दी, बड़ा करने की नीड नहीं है इस बार।
किसी भी बच्चे का आया? बेटा फर्स्ट पार्ट तो आ जाना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सर 4√2 के क्यू स्क्वायर अपॉन है प्लस 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन है, नहीं 2 के क्यू इंटू ए अपॉन √2 है, प्लस 2, 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन है। ये ऐसा कुछ आ रहा है क्या? नहीं सर, ये जो है ना सर नीचे ए सर सेकंड का, अच्छा, चलिए मल्टीप्लाई में 2a है। नहीं सर, मैं वापस बता रहा हूँ सर। ऊपर है सर 4√2 के क्यू स्क्वायर है हम्म। प्लस 2 के क्यू स्क्वायर है। कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं, ऐसा ही कुछ आएगा। करेक्ट है वैसे, इसी तरह का कुछ आएगा। थोड़ा मैं ऊपर नीचे नहीं समझ रहा हूँ तो भी मिला लेंगे बेटा। बेटा देखो, अब इतनी 2 क्वेश्चन के बाद इतना बन जाना चाहिए कि हम डायरेक्ट लिख पाए। देखो कैसे, मान लो बेटा मैं इनको नंबर दे देता हूँ 1 2 3 और 4। तो पहले वाले चार्ज को जब लेके आया तो क्या 0? बेटा आप सब ध्यान दो क्योंकि इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। प्लीज फोकस नाउ। क्या हुआ क्या और बच्चों का किसी का भी? The main सर मैंने value सर मैंने आपको भेजा है सर, आप देख अच्छा लो। बेटा, क्या हुआ plus बेटा? 4 by root 2a. बेटा और बच्चे जैसे होते हैं, पीयूष। सर अलग आ रहा है 6 के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस 2 के क्यू स्क्वायर बाय √2 ए आ रहा है मेरे। चलो देखते हैं, समझते हैं हम कि बेटा क्या यहां से शुरू करते हैं। पहले के लिए वर्क कितना होगा? 0। 0 बेटा दूसरा जब आया तो केवल पहला मौजूद था, तो दूसरे और पहले का जो आएगा वो आएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए। क्लियर? सर। बेटा देखो, जब दूसरा आया तो पहला मौजूद था, तो पहले और दूसरे का आया के क्यू स्क्वायर बाई ए। अब देखो तीसरा आ गया, तो तीसरा पिक्चर में आया तो बेटा इस पे ये भी लगाएगा, ये भी। तो इसका और इसका लिखना आसान है पहले तो के क्यू स्क्वायर बाई ए, ये ए। बट ये दूरी देखो बेटा, ये है √2a। तो इसका और इसका लिखूंगा तो वो आएगा के क्यू स्क्वायर बाई √2a। ये हमने पहले के लिए लिखी है, ये मैंने दूसरे के लिए लिखा, और ये मैंने तीसरे के लिए लिखा। क्या कोई भी दिक्कत? नो सर। अब देखो चौथे को लेके आऊंगा, तो चौथे को लेके आऊंगा तो बेटा ये तीनों लगाएंगे, तो प्लस पहले चौथे पे पहले वाले की वजह से लिखते हैं, तो ए दूरी है तो के क्यू स्क्वायर बाई ए। अब चौथे पे दूसरे वाले की वजह से लिखता हूं बेटा, तो दूसरे वाले की वजह से √2a है, तो प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a। प्लस चौथे पे तीसरे वाले की वजह से लिखूं तो के क्यू स्क्वायर बाई ए। देख लो 1 2 3 और 4, तो 4 तो के क्यू स्क्वायर बाई ए आ गए, प्लस के क्यू बाई √2a प्लस के क्यू स्क्वायर बाई √2a, तो 2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई √2a, तो मतलब √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए। सो दिस इज द आंसर फॉर यू। सर ये जो Q2 है ये 4 पे नहीं लगाएगा? लिखा तो है बेटा Q2 का 4 पे ही रहा। ये सारी टर्म्स 4 वाले की है, ये 4 और 1 का, ये 4 और 2 का, ये 4 और 3 का। सर ये √2 नहीं होगा सर, ये 2 होगा। कहाँ पे बेटा? सर हमने लिखा है सर √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। बेटा देख, के क्यू स्क्वायर बाई ए, के क्यू स्क्वायर बाई ए 4 बार है, तो 4 आ गया। हाँ सर। ये दोनों कितने बार है देख?
सर 2 बार। 2 बार के क्यू स्क्वायर बाई रूट टू ए है, तो यस इस सर। रूट टू से ये रूट टू टाइम्स कट गया, यस सर। यस सर। इसलिए रूट टू के क्यू स्क्वायर बाई ए। बेटा मुझे सर बता मैंने दी कहाँ एलसीएम ले डिफिकल्टी आ लिया था रही सर है। पूरा। अच्छा अच्छा, कोई बात सर नहीं मैंने मैं, आपको सर ग्रुप पे भेजा है सर। हाँ मैं चेक कर लूंगा बेटा वो ना। यस सर। अभी मुझे बताओ बेटा इसमें कहाँ दिक्कत आ रही थी हमें। सर बेटा कोई वन दिक्कत नहीं। लाइनर ही तो है, सोचना कैसे है। पहले टू को पहले वन के लिए लिख दिया जीरो, टू को लेके आया तो इन दोनों का, फिर थ्री को लाया तो थ्री पे दो लगाएंगे, फिर फोर को लाया तो इस पे तीनों लगाएंगे। ये लो आ गया आंसर, बताओ। अरे समझ रहे हो क्या, मैं कुछ ज्यादा ही ऊपर जा रहा हूँ। सर समझ गया। श्योर। यस सर। और बच्चे बेटा, क्या ये बात समझ आई? Yes, sir. बस अब बेटा इसको हम बोल देते हैं, ये आपकी हो गई इनिशियल, लेट से इसको अब बोल देते हैं यू इनिशियल। अब बेटा जो नया सिस्टम बना, नए सिस्टम में देखो इनकी डिस्टेंस चेंज हो गई, इनके बीच की दूरी कर दी a/2। तो बेटा एक्चुअली मुझे नए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अलग से निकालनी ही नहीं है, क्या इस a की जगह a/2 रख दूं? Yes, sir. क्योंकि सब कुछ तो सेम है, केवल a ही तो बदला है। सर इसी डायगोनल का फिर सर कोई चक्कर नहीं पड़ेगा? नहीं बेटा एक्चुअली वो सब जगह सेम सिमिलर पोर्शन आएगा, बात समझ रहे हैं, यस सर। सिमेट्री है सब कुछ। तो आपका यू फाइनल आ जाएगा 4kq² अपॉन a/2 प्लस √2kq² अपॉन a/2। so this comes out to be 8kq² by a प्लस 2√2kq² by a। अब आपसे पूछा जा रहा है बेटा वर्क डन कितना होगा इस प्रोसेस में, तो आपको पता है बेटा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होता है वो होता है डेल्टा यू। ये कैसे हुआ, ये आपको स्टार्टिंग में सिखाया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज डेल्टा यू। तो बस कुछ नहीं करना, दिस इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। जब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करोगे तो लकीली यही आंसर आ जाएगा जो यू इनिशियल है। सॉल्व करके देखना बेटा, यही आ जाएगा। चार्ज के सिस्टम बोर्ड में आने की प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल है, बट मैं ये बताना चाह रहा था तुम्हें कि बेटा 4 नहीं तुम 5 का भी कर सकते हो, जिस तरीके से तुम्हें सिखाई गई है चीज। क्या दिमाग में आ रही है बात? यस सर। Yes, sir. कुछ भी नहीं करना है, सिस्टम को लिया 1 2 3 इस तरह से, और फिर फॉलो अप करके बेटा सॉल्व करते चलना है। दैट्स द वेरी बेसिक वेरी प्रोसीजरल थिंग। आप ढंग से करेंगे तो 100% चीज होगी, कोई भी दिक्कत किसी भी तरह की नहीं आएगी, दैट इज फॉर श्योर सर्टेन। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है बेटा, बिल्कुल बेसिक है। क्लियर हुई बात? यस सर। Yes, sir. तो बेटा मेनली हमने दो तो डेरिवेशन देखे हैं, देखो आज वैसे तो 3 है बट ये हमसे डायरेक्ट नहीं आएगा, और ये पोटेंशियल एनर्जी के जो दोनों है इनको अच्छे से एक बार करना है, और ये क्वेश्चन मैंने करवाया इसको एक बार देखना कि क्या हमें समझ में आ रहा है कि क्या किया मैंने, ये कैसे लिखा, ये खुद से लिखना बेटा, जब तक खुद से नहीं लिखोगे नहीं आएगा। मैंने भले बता दिया, तुम्हें वापस बोल रहा हूँ, वापस कैसे किया। फर्स्ट को लाया 0, जब सेकंड को लाया तो बेटा देख ये और इसका इंटरेक्शन आएगा KQ1Q2/R, KQ1Q2/R तो Q²। तीसरे को लाया तो इसका और इसका इंटरेक्शन और इसका और इसका, तो KQ²/A प्लस KQ²/√2A। जब चौथे को लाया तो इसका भी इंटरेक्शन, इसका भी इंटरेक्शन और इसका भी इंटरेक्शन, तीनों के फॉर्मूले लगा दिए इंटरेक्शन KQ1Q2/A KQ1Q2/R, बस, और फिर सिंप्लीफाई कर लिया। बना कुछ दिमाग में? यस सर। Yes, sir. तो बेटा बहुत बेसिक है, और आप यदि अच्छे से करेंगे तो आएगा ही आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको ढंग से करना है सब कुछ बेटा। गुड। यस सर। तो पहली बात तो ये, और दूसरा पॉइंट बेटा हमारे पास में क्या बोलते हैं इसे,
तो अब एनसीईआरटी में बेटा सेकंड चैप्टर ऑलमोस्ट आधा काइंड ऑफ कवर हो चुका है, तो उसके क्वेश्चन अब तुम्हें करने शुरू करने एग्जाम्पल्स। तो मैं वैसे अभी चेक करके भेज दूंगा तुम्हें कितने तक एग्जाम्पल तुम कर सकते हो, बट ये कंसिडर करके चलो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चैप्टर इज कवर्ड। गुड। तो बेटा प्लीज प्लीज काम सिंसियरली कर लो और थोड़ा सा साथ दो, क्वेश्चंस करो, नहीं आता समझ तो पूछो, क्योंकि धीरे धीरे सिचुएशंस बिगड़ेगी। बेटा तुम्हें पता चल रहा है फुल लॉकडाउन लग रहा है राजस्थान में 14 दिन का, सबको Yes, ऐसी sir. बातें तो पता चल ही जाती है। सर 15 दिन का लग रहा है ना? हाँ 14-15 जितने भी दिन है बेटा। यस सर। तो सी वी कैन नॉट से टिल व्हाट टाइम सिचुएशंस विल बी द सिमिलर, किसी को पता नहीं है। टाइम जितना अच्छे से वी कैन यूटिलाइज दिस, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू डू। ओके, यस सर। तो वो है समझने की बात। तो बेटा मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। वी विल स्टार्ट विद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी में और बताऊंगा, एंड देन हम कैपेसिटेंस की शुरुआत करेंगे। ठीक है, Thank you. ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.